नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए देखते हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीटेट एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, विंड वैन का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो विंड वैन का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु वेग, ऑप्शन दो वायु दाब और ऑप्शन तीन हवा की दिशा, ऑप्शन चार हवा का तापमान। तो विंड विंड मानी होती है हवा, विंड मानी क्या होती है? हवा। वाइंड वाइंड बोले हैं मिस, क्या होता है भैया? हवा। तो हवा की दिशा मापने के लिए विंड वैन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाती हुई बहती है, जिसे कहते हैं। यानी कि जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है और मुड़ जाती है तो बड़े बड़े मोड़ बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तटबंध, ऑप्शन दो बाढ़ का मैदान, ऑप्शन तीन घुमक्कड़, ऑप्शन चार आक्सबो झील। तो जब बड़े बड़े क्या मोड़ बनाती है तो उसे कहते हैं बाढ़ का मैदान। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बाढ़ का मैदान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदा के समय लोगों को बचाने और भोजन पानी कपड़े और दवाएं वितरित करने के लिए परिवहन का कौन सा साधन अत्यंत उपयोगी है? तो कौन सा साधन अत्यंत उपयोगी है? ऑप्शन ए वायु मार्ग, ऑप्शन दो रेलवे, ऑप्शन तीन सड़क मार्ग, ऑप्शन चार जल मार्ग। तो सबसे ज्यादा अत्यंत उपयोगी है वो है रेलवे। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, रेलवे। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो किसी विशेष मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है क्या कहलाती है? तो भूगोल की वह शाखा जो किसी विशेष मानव जनसंख्या की संख्या से संरचना से संबंधित है क्या कहलाती है? ऑप्शन एक शहरी भूगोल, ऑप्शन दो जीव विज्ञान, ऑप्शन तीन जनसांख्यिकी, ऑप्शन चार मानव भूगोल। तो वो क्या कहलाती है? उसे कहते हैं जनसांख्यिकी। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जब जनसंख्या की बात आए तो क्या हो जाएगा? जनसांख्यिकी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? यानी कि गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन एक जलायु लकड़ी, यानी कि जलने वाली लकड़ी, ऑप्शन दो प्राकृतिक गैस, ऑप्शन तीन सौर ऊर्जा, ऑप्शन चार कोयला। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों एवं तालाबों में मछली के प्रजनन को कहा जाता है। तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों एवं तालाबों में मछली के प्रजनन को कहा जाता है। ऑप्शन एक रेशम उत्पादन, ऑप्शन दो अंगूर की खेती, ऑप्शन तीन बागवानी, ऑप्शन चार मछली पालन। तो बताएं उसे क्या कहते हैं? मछली के प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो मछली के प्रजनन को मछली पालन कहा जाता है। ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो कौन सा महाद्वीप है जो आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन दो दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन तीन अफ्रीका, ऑप्शन चार यूरोप। तो सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, और एशिया के बाद हो जाएगा अफ्रीका। तो पहले नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का समावेश होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का क्या समावेश होता है? ऑप्शन एक इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान, ऑप्शन दो इतिहास भूगोल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, ऑप्शन तीन इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ऑप्शन चार इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। तो बताएं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का समावेश क्या होता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र होता है। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मनोविज्ञान नहीं होता है, इधर समाजशास्त्र नहीं होता है, और यहाँ पर भी समाजशास्त्र नहीं होगा। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
आगमनात्मक शिक्षण निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का विरोधाभासी है? तो आगमनात्मक शिक्षण निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का विरोधाभासी है? ऑप्शन ए व्याख्यात्मक शिक्षण का, ऑप्शन 2 संरचना प्रशिक्षण का, ऑप्शन 3 अनुकरण का, ऑप्शन 4 सीखने में महारत हासिल करना। तो विरोधाभास की है, विरोधाभासी की बात करें तो व्याख्यात्मक शिक्षण भी है, संरचना शिक्षण भी है, अनुकरण भी है, लेकिन सीखने में महारत हासिल करना ये विरोधाभासी है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में डेटा एकत्र किया गया, ऑप्शन 2 अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 मीट्रिक इकाइयों में मापा गया डेटा, ऑप्शन 4 डेटा संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके डेटा एकत्र किया गया। तो बताएं अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो अनुभवजन्य की बात करें, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अनुभवजन्य का मतलब अनुसंधान का लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भौतिक विशेषताओं के मॉडल, प्रतिकृतियां, भौतिक विशेषताओं के मॉडल और प्रतिकृतियां शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो मॉडल कब उपयुक्त होते हैं? ऑप्शन इतिहास में, ऑप्शन 2 अर्थशास्त्र में, ऑप्शन 3 भूगोल में, ऑप्शन 4 राजनीति विज्ञान में। तो मॉडल जो किसमें उपयुक्त होते हैं, तो मॉडल बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो मॉडल किसमें बनवाए जाते हैं? तो मॉडल जो बनवाए जाते हैं वो भूगोल के अंदर बनवाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी एकत्र करना किस प्रकार के स्रोतों का उदाहरण है? तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी एकत्र करना किस प्रकार के स्रोतों का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन 2 माध्यमिक, ऑप्शन 3 तृतीयक, ऑप्शन 4 प्राथमिक एवं तृतीयक दोनों। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर है वो है माध्यमिक। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी एकत्र करना ये माध्यमिक प्रकार का क्या है? स्रोत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार की कक्षा में सीखने की अक्षमता वाले छात्र अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो किस प्रकार की कक्षा में सीखने वाले अक्षमता वाले जो छात्र होते हैं वो अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ऑप्शन ए विशिष्ट कक्षा में, ऑप्शन 2 विशेष में, ऑप्शन 3 समावेशी में, ऑप्शन 4 आधुनिक में। तो बताएं कमेंट बॉक्स में। तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है? चाहे अक्षमता हो, अक्षमता वाले हों और उनके साथ सामान्य बच्चों को एक साथ बिठाकर सिखाया जाए तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के एक ही क्रम से गुजरते हैं लेकिन अलग अलग दरों पर, इसलिए शिक्षक को केवल पूरी कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। अब व्यक्तिगत की बात आए, जब व्यक्तिगत की बात आए और बच्चों को छोटे छोटे समूहों की बात आए, टुकड़ों में तोड़ने की बात आए और बच्चे के विकास की बात आए तो कौन हो जाएंगे भैया? ऑप्शन ए सीएल ऑगडेन, ऑप्शन 2 डी परसेल, ऑप्शन 3 जे एच बेल और ऑप्शन 4 जीन पियाजे, यानी कि जीन पियाजे। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो जब बच्चों की व्यक्तिगत की बात आए तो हो जाएंगे जीन पियाजे साहब। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों को वाद विवाद और चर्चा में शामिल करना, ऑप्शन 2 उन्हें व्यक्तिगत प्रोजेक्ट दें, ऑप्शन 3 कार्य हेतु कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट लें और ऑप्शन 4 उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रोजेक्ट करने के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करें ऐसा नहीं है। कार्य हेतु कक्षा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें तो क्या हो जाएगी? ये सहयोगात्मक नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। व्यक्तिगत देंगे तो ये पर्सनल बात हो जाएगी। छात्रों को वाद विवाद और चर्चा में शामिल करना, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि चर्चा एक साथ होगी। नेक्स्ट, एक स्वनिर्देशित स्व अनुशासित सोच जो निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है कहलाती है क्या? ऑप्शन ए
आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन 2 जटिल सोच, ऑप्शन 3 बुद्धिमान सोच, ऑप्शन 4 अमूर्त सोच। तो वो कौन सी सोच कहलाती है, बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो जब तर्क करने की बात है उच्चतम स्तर पर, तो वो कहलाती है अमूर्त सोच। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अजंता गुफाओं की पेंटिंग में प्रयुक्त रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो अजंता की जो गुफाओं में है वो पेंटिंग में जो प्रयुक्त रंग किए गए हैं वो किस रंग के हैं। ऑप्शन ए जानवरों के अंगों के अवशेष, ऑप्शन 2 ग्रेफाइट, ऑप्शन 3 पौधे और खनिज, ऑप्शन 4 स्लेट के। तो बताएं कमेंट बॉक्स में क्या आंसर है इसका। तो वो अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग के प्रयुक्त रंग बने हुए हैं वो पौधे और खनिज के हैं। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रारंभिक पांडुलिपियां किस पर लिखी गई हैं। तो सबसे प्रारंभिक पांडुलिपियां किस पर लिखी गई हैं। ऑप्शन 1 ताड़ के पत्ते पर, ऑप्शन 2 पत्थर पर, ऑप्शन 3 कागज पर, ऑप्शन 4 लकड़ी पर। तो बताएं सबसे प्रारंभिक पांडुलिपियां किस पर लिखी गई हैं। तो पांडुलिपियों की बात करें वो ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, लिखी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा काल सबसे लंबा है। तो मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन 2 मध्य पाषाण काल, ऑप्शन 3 नवपाषाण काल, ऑप्शन 4 महापाषाणिक काल। बताएं कमेंट बॉक्स में। तो मानव इतिहास में सबसे लंबा जो काल है वो है पुरापाषाण काल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पुरापाषाण काल जो है वो मानव इतिहास का सबसे लंबा काल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल पाए गए थे। तो हड़प्पा कालीन स्थल सबसे ज्यादा कहां पर पाए गए थे। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 जम्मू और कश्मीर। तो बताएं कमेंट बॉक्स में। पंजाब की बात करें तो रोपड़, हरियाणा की बात करें तो वनवाली, और गुजरात की बात करें तो इसमें कालीबंगा। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक स्थल पाए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद मूलतः निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पहला वेद यही है। और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देव को समर्पित है। तो किस भाषा में रचा गया था। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन 2 पाली, ऑप्शन 3 संस्कृत, ऑप्शन 4 प्राकृत। तो ऋग्वेद की बात करें तो ये मूलतः संस्कृत भाषा में रचा गया था। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मगध के महाजनपदों का पृथक शासक था। तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मगध के महाजनपदों में प्रथम शासक था। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन 2 प्रेसेनजित, ऑप्शन 3 बिंबिसार, ऑप्शन 4 अजात शत्रु। तो कौन था मगध का महाजनपदों का प्रथम शासक। तो वो थे बिंबिसार। कौन था। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बिंबिसार था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा है जो बुद्ध के 3 रत्न थे उनमें से एक नहीं है। ऑप्शन ए बुद्धत्व, ऑप्शन 2 धम्म, ऑप्शन 3 अहिंसा, ऑप्शन 4 संघ। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों क्या थे, बुद्ध के तिर रतन थे। लेकिन अहिंसा जो है वो बुद्ध का तिर रतन नहीं था। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अहिंसा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजभाषा सदस्यों का चुनाव करता है। यानी कि राज्यसभा, निम्न में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो राज्यसभा की बात करें, सदस्यों का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन ए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता, ऑप्शन 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता, ऑप्शन 3 लोकसभा सदस्य, ऑप्शन 4 विधानसभाओं के सदस्य एमएलए। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य एमएलए यानी कि एमएलए एस यानी कि विधायक करते हैं। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई थी। तो कौन सी प्रणाली थी जो भारत द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन ए संसदीय एवं एकात्मक, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति एवं संघीय, ऑप्शन 3
अध्यक्षीय एवं एकात्मक, ऑप्शन 4 संसदीय एवं संघीय। तो बताएं कौन सी शासन प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई थी? तो संसदीय और संघीय प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के लिए कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन 2 84 और ऑप्शन 3 47, ऑप्शन 4 74। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 क्षेत्र आरक्षित हैं। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में छुआछूत की प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक मानसिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो भारत में छुआछूत की प्रथा के कारण निम्न में से किस मौलिक मानसिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो छुआछूत की प्रथा का कौन सा अनुच्छेद है? बताएं मानसिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो वो है समानता का अधिकार। इसका क्या होता है? मौलिक मानसिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता अस्पृश्यता से तात्पर्य किस आधार पर भेदभाव से है? ऑप्शन ए शारीरिक विकलांगता से, छुआछूत, आप समझ छुआछूत शारीरिक विकलांगता से, ऑप्शन 2 लिंग से, ऑप्शन 3 जाति से, और ये भी क्या है? जाति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? छुआछूत। तो छुआछूत की बात करें तो ये होता है जाति से, ना तो लिंग से ना शारीरिक विकलांगता से, ये जाति से मतलब होता है छुआछूत का। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 राज्यपाल, ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में किसी राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो भारत में किसी राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन 2 गृह मंत्री को, ऑप्शन 3 राज्यपाल को, ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री को। तो बताएं प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है राज्य का? तो अगर भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो उसे कहा जाता है राष्ट्रपति को, और राज्य की जब बात आए, राज्य की जब बात आए तो उसे कहा जाता है राज्यपाल को। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, ऑप्शन 2 सरकार की संरचना, ऑप्शन 3 राजनीतिक दलों के नाम, और ऑप्शन 4 नागरिकों के अधिकार। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या है? तो सरकार की संरचना का ढांचा है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, नागरिकों के अधिकार भी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के नाम नहीं है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की बात करें, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो निम्न में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 बी पट्टाभी सीतारमैया, और ऑप्शन 3 टी टी कृष्णमाचारी, और ऑप्शन 4 सी राजगोपालाचारी। तो बताएं भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, तो वे थे सी राजगोपालाचार्य जी। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन 2 26 नवंबर 1947 को,
ऑप्शन 3 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन 4 26 जनवरी 1950 को। तो कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? तो निम्न में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 4 सी राजगोपालाचारी। तो बताएं कमेंट बॉक्स में किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों से संबंधित है? तो समवर्ती सूची में क्या चीज आती है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऑप्शन 2 राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय, ऑप्शन 3 केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन 4 स्थानीय सरकारी निकाय। तो समवर्ती सूची में कौन आता है? तो उसमें आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो भारत के संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो बताएं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? यानी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल होंगे, उसके बाद किसी भी उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज के शासक को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो कौन थे वो व्यक्ति? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 विलियम बेंटिंग, ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो वे कौन थे भैया? क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की अवध पर कुशासन हो रहा है? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने घोषणा की कि अवध पर कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 2 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन 4 लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन थे वो कहने वाले व्यक्ति? कौन थे? तो वे थे लॉर्ड डलहौजी। क्या कहा इन्होंने? ये घोषणा की थी कि अवध पर कुशासन हो रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। तो ये बात लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की थी। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला। अगले क्वेश्चन की बात करें, कानपुर का कौन सा शासक स्वयं को पेशवा कहता था? तो कानपुर का कौन सा शासक था जो स्वयं को पेशवा कहता था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन 2 बाजीराव प्रथम, ऑप्शन 3 बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन 4 बहादुर शाह जफर। तो कानपुर का जो शासक था स्वयं को पेशवा कहता था, वे थे नाना साहब। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, फैक्ट्री विषय को पढ़ाने की सर्वोत्तम पद्धति होगी। तो फैक्ट्री विषय को पढ़ाने की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी होगी? ऑप्शन ए कहानी सुनाना, ऑप्शन 2 किसी संसाधन व्यक्ति को आमंत्रित करना, ऑप्शन 3 किसी औद्योगिक संयंत्र का दौरा आयोजित करना, ऑप्शन 4 एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित करना। तो बताएं फैक्ट्री विषय को जब पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम जो पद्धति होगी किसी औद्योगिक संयंत्र का दौरा आयोजित करना। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या है? ऑप्शन ए वह रॉकेट जो मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए ले जाता है, उसे एजुसेट कहते हैं। ऑप्शन 2 सौरमंडल में एक नया खोजा गया ग्रह है। ऑप्शन 3 मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाने वाला एक क्षुद्र ग्रह है। ऑप्शन 4 एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो एजुसेट क्या है? तो एजुसेट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। क्या? कौन? एजुसेट। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के छंद
एवं विचार पंचवाणी एवं बीजक में संरक्षित है। तो बीजक की बात जब आए तो आप समझ जाएंगे। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन 2 कबीर, ऑप्शन 3 गुरु नानक, ऑप्शन 4 रविदास। तो बताएं कमेंट बॉक्स में। तो बीजक की जब बात आए, साकी शब्द रमैनी की बात आए तो हो जाएंगे कबीरदास। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, एलोरा गुफाओं की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दर्शाया गया है, किस काल की कृति है? तो एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्रों पर यानी कि दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं विष्णु भगवान का नरसिंह के रूप में, तो वो किस काल की कृति है? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार काल की, ऑप्शन 2 राष्ट्रकूट काल की, ऑप्शन 3 चालुक्य काल की और ऑप्शन 4 गुप्त काल की। तो वो नरसिंह जो रूप है चित्रों पर, दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं एलोरा की गुफाओं पर, तो वो है राष्ट्रकूट काल की। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उपनिषदों में विश्वास रखती है? तो कौन सी संस्था है जो उपनिषदों में विश्वास रखती है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन 2 रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन 3 सत्य शोधक समाज और ऑप्शन 4 सेवा समाज। तो बताएं तो कौन सी संस्था है जो उपनिषदों में विश्वास रखती है? तो वो है ब्रह्म समाज, जो है वो उपनिषदों में विश्वास रखता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।